हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंडो पाठशाला। एज यू नो, हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर और अदर जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये हमारा सेट नंबर 8 है। 7 सेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में हम बहुत सारे सेट्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन उसका आंसर और उसकी बेसिक चीज़ें जितनी भी है, उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया? तो जो स्वतंत्रता, समानता का है ये हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज एन आइडियल हैज बीन बोरोड फ्रॉम द फ्रांस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। तो अब हम कुछ और चीजें देखते हैं जो हमने इधर उधर से ली है। देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिया है। ठीक है, जो हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ये हमने यूएसए से ली है। जुडिशियल रिव्यू है ये हमने यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये भी हमने यूएसए से लिया है। अगर हम हमारे डीपीएसपी की बात करें, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है, तो जो डीपीएसपी है ये हमने लिया है आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उससे हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया और ज्वाइंट सिटिंग, जो 2 हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो ये हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। उसके बाद में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये हमने कहाँ से लिए? ये हमने लिया जर्मनी से। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिए यूएसएसआर से। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखा लिबर्टी ली है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया प्रियम्बल में। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने लिया जापान से। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती है वो मैंने सारी ही आपको जो है वो बता दी है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि जो ये हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द फ्रेंच रिपब्लिक मोटो इसका क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे निकल के आया। कब हुआ था ये रिवॉल्यूशन? 7989 के टाइम पे। ठीक है, ये डेट आपको थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। उसके बाद में देखिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ कहाँ से और चीजें ली है। अगर हम बात करें तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 58 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 61, 92, 909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर। ठीक है, और ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटीज की रिपोर्ट्स। और हमने अभी देखा अलग अलग कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूएसएसआर, तो इन कंट्रीज से भी हमने काफी सारी चीजें जो है वो बोरो की हुई है। ठीक है, तो देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस आर मेंशन्ड। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो ये है हमारा पार्ट नंबर 11। ठीक है, पार्ट 10+1 11, आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 तक। तो देखिए, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन की कानून किस तरीके से बनाएगा, केंद्र सरकार कौन से टॉपिक्स पे कानून बनाएगी, कौन से मुद्दों पे कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार किस पे बनाएगी, तो ये हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस में आ जाता है। 245 और 255। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस 256 से लेकर 263 तक रहता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशंस की जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से कितना पैसा किस सरकार को जाएगा, कितना केंद्र सरकार के पास रहेगा, ठीक है, कितना राज्य सरकार के पास में जाएगा, तो ये 268 से लेकर 293 तक फाइनेंशियल रिलेशंस सारे इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो ये था 86 अमेंडमेंट।
तो देखिए 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में। ये प्रोवाइड करते हैं राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। फ्री होगी और कंपल्सरी है, मतलब हर किसी को मिलनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को, सभी चिल्ड्रन को जो कि 6 to 14 ईयर्स तक जो है वो जितनी इस एज ग्रुप में 6 to 14 उस एज ग्रुप के बच्चों को फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन इसमें हमें देनी होगी। ठीक है। उसके बाद में देखिए मंडल कमीशन रिपोर्ट रेफर टू। मंडल आयोग की रिपोर्ट किस चीज से, कौन से उस मुद्दे से रिलेटेड है, तो ये ओबीसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो देखिए द मंडल कमीशन रिपोर्ट आई कब, 1979। ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट कब आई थी, तो ये 1979 में आई थी, जिसमें इन्होंने अपने फैक्टर्स रखे थे कि मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के अलावा एक और कैटेगरी बना दी गई, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी। ठीक है। तो इनको किस आधार पर इनको ओबीसी की कैटेगरी में डाला जाएगा, तो ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। ठीक है। उसके बाद में देखिए द मैलीमथ कमिटी रिपोर्ट डील्स विद द, मैलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये हमें बताना है, ये क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। देखिए द मैलीमथ कमिटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 2003 में। ठीक है। विच मेड रिकमेंडेशंस ऑन द क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट, जिसने कितनी अपनी रिकमेंडेशन दी कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हो और जो क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट किस हिसाब से देनी चाहिए। द की रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी इंक्लूड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर फॉल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। इसमें बोला गया कि जो केसेस के झूठे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो पनिशमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में देखिए हु अटैक्ड द southern coast of Kathiawar along the Arabian Sea, where he sacked the city of Somnath and its renowned Hindu temple in 1026। किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया। ठीक है। तो ये था महमूद ऑफ गजनी। द महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड द सदर्न कोस्ट ऑफ काठियावाड़ अलोंग द अरेबियन सी, वेयर ही सेक्ड द सिटी ऑफ सोमनाथ एंड इट रिनाउड हिंदू टेम्पल इन द 1026, वेयर ही डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल। ठीक है। महमूद ऑफ गजनी थे जिन्होंने हिंदू सोमनाथ मंदिर को बहुत ज्यादा लूटा। ठीक है। कब लूटा? 1026 के अंदर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो रहेगा। उसके बाद में देखिए हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? मुगल सम्राट इस टाइम पे आलमगीर सेकंड थे। अजीजुद्दीन आलमगीर टू वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। ये बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे? आलमगीर टू थे। बैटल ऑफ प्लासी हुई कब थी? ये हुई थी 23 जून 1757। The Battle of Plassey was fought at the Plassey on the banks of भागीरथी रिवर। ठीक है। भागीरथी रिवर के ऊपर इसको वो किया गया था, नियर द कलकत्ता। ठीक है। उसके बाद में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? ठीक है। तो ये की थी किसने? इसमें स्लेव डायनेस्टी ने। तो देखिए द स्लेव डायनेस्टी रही, इसका टाइम कब हुआ था? 1206 से लेके 1290 तक। द लाइन ऑफ सुल्तान्स एट दिल्ली इंडिया दैट लास्टेड नियरली अ सेंचुरी, लगभग 1 सेंचुरी तक ये रहे। फैमिली नेम उनका मुइजी था। ठीक है। द स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो कि क्या थे? स्लेव थे। किसके स्लेव थे? महमूद ऑफ गुर के, मुस्लिम जनरल एंड द लास्ट सुल्तान, लेटर सुल्तान महमूद ऑफ गुर, उनके कौन थे? स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्हीं ने ये जो स्लेव डायनेस्टी इसको शुरू किया। ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के बाद में कौन सी? खिलजी डायनेस्टी आती है, उसके बाद में तुगलक आती है। ठीक है। और ये हमारी फिर चलती है। उसके बाद में देखिए हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ वघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात आफ्टर हुज डिफीट द किंगडम वाज पास टू अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हार के बाद में राज्य अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया? वो हार गए थे और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पास में वो जो राजवंश वाघेला राजवंश वो चला गया था। तो ये थे करण देव।
ठीक है, अराउंड 1296 के आसपास में सारंग देवा वो सक्सीडेड बाय द रामा सन करना। ठीक है, ये करना के मतलब आ गए थे उनके बाद में। In 1299, the Delhi Sultan Alauddin Khilji sent an army to ransack the Gujarat. गुजरात वाले रीजन में ये वघेला डायनेस्टी के जो लास्ट ये थे करण देव, इनको हरा के अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। The invasion of Delhi by Taimur in which AD marked the end of the Tughlaq dynasty. कौन सी ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण से तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया था 1398 में। द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर, तैमूर ने इन्वेजन किया 1398 एडी में। मार्क द एंड ऑफ द तुगलक एम्पायर, ये तुगलक एम्पायर के उसको एंड इसका माना जाता है। ही क्रॉस द इंडस रिवर को उन्होंने क्रॉस किया और मुल्तान को कैप्चर कर लिया एंड जस्ट वॉक्ड ओवर टू दिल्ली विदाउट मच रेजिस्टेंस, बिना किसी रेजिस्टेंस के फिर इन्होंने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो तुगलक डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। तुगलक में इंपॉर्टेंट कौन कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया। ठीक है, तो ये रहेगा। उसके बाद में देखिए अबाउट 70% ऑफ सन इज मेड अप ऑफ, सूर्य का लगभग 70% भाग किस चीज से बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो देखिए द सन इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, हाइड्रोजन अबाउट 70%, हीलियम जो है वो 28%, कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेकअप 1.5%। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये लगभग 1.5% है और बचा हुआ कितना है 0.5%। इज मेड अप ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैनी अदर एलिमेंट जैसे कि नियोन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड द सल्फर। ठीक है, उसके बाद में देखिए द समर सोलिस्टिस 2019 इन द नदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन द, देखिए समर सोलिस्टिस होता है, तो ये जो समर सोलिस्टिस है ये यूजुअली एक ही डेट को होता है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा 21 जून, जो ये है ना समर सोलिस्टिस वाला क्वेश्चन 21 जून को जो है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2022 के सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जिसका आंसर 21 जून था और समर सोलिस्टिस से वो रिलेटेड था। ठीक है, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीजें घुमा फिरा के हर एग्जाम में वही आती है। ठीक है, कोई इन डेप्थ पूछता है, कोई ऊपर से पूछ लेता है, बस देखिए समर सोलिस्टिस क्या है, जिसको मिड समर भी बोला जाता है, अक्कर व्हेन वन ऑफ द अर्थ पोल has its maximum tilt towards the sun and it happens twice yearly, once in each hemisphere। देखिए मैं एक थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि किस तरीके से, जैसे ये अगर सन है और ये हमारा ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट है, तो जिस अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, जैसे इस तरीके से झुकाव है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये हमारा इक्वेटर हो गया, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है ये ज्यादा टिल्टेड है किसकी तरफ, सूरज की तरफ। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ये टाइम है 21 जून का। ठीक है, इसी को बोलते हैं समर सोलिस्टिस। ठीक है, अब देखिए अब जब अर्थ घूम के यहाँ से घूम के इस तरफ जब आएगी तो जो साउथ हेमिस्फीयर है वो अब अर्थ के, क्योंकि अर्थ इस तरीके से टिल्टेड है, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से इस तरफ झुकाव है अर्थ का, तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, हमारा गर्मी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ में क्या होगा, विंटर होगी, तो ये विंटर सोलिस्टिस होता है, विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, यहाँ पे दिन सबसे बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑटम और स्प्रिंग वाला इक्विनॉक्स होता है, ये जो दो पोजीशन है ये हमारी इक्विनॉक्स की रहेगी, इक्वल डे इक्वल नाइट, इक्वल डे इक्वल नाइट। ठीक है, 23 सितंबर और 23 सितंबर और कौन सा 23 मार्च है आई थिंक, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा समर सोलिस्टिस का। उसके बाद में देखिए विच स्टेट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा, जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करता है। कौन अलग करता है, सुंडा अलग करता है। सुंडा स्टेट इज अ स्टेट बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ द जावा एंड सुमात्रा। इट कनेक्ट जावा सी टू द इंडियन ओशियन, ये जावा सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है कौन, सुंडा स्टेट। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जस्ट याद करो, आगे बढ़ो। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, भूटान के नेशनल बर्ड का नाम है रेविन। ठीक है, तो देखिए द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान इज रेविन, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ द रॉयल क्राउन। ठीक है, प्रोमिनेंट कंपोनेंट रॉयल क्राउन का। भूटान में द रेविन रिप्रेजेंट्स द डीटी, ये इनके देवता को का वो है, मतलब प्रदर्शक है। इनके देवता कौन है, गोनपो
जरोडोन चेन, मतलब अजीब सा नाम है। द रेवन हेडेड महाकाला, वन ऑफ द कंट्रीज चीफ गार्जियन डिटी। ठीक है, तो आपको रेवन से ध्यान रखना है, ये इनके नेशनल क्या है, बर्ड है। बालीगर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, बगलीहार, इट इज बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये है चेनाब रिवर पे। ठीक है, तो देखिए द बगलीहार डैम इज बिल्ट ऑन द चेनाब रिवर इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक डोडा डिस्ट्रिक्ट में ना एक मशरूम 2020-21 में ये न्यूज काफी वो थी, ट्रेंड में थी। डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक वो होती है मशरूम की, एक वो है वैरायटी है, वो यहाँ पर मिलती है। और ये क्वेश्चन 22 यूपीएससी 22 के प्रीलिम्स में भी आया था। ठीक है, वो फंगस कैटेगरी से आता है। ठीक है, और वो ये था। ठीक है, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट से मेरे को माइंड में एक ये इन्फॉर्मेशन ध्यान आई। तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में देखिए द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी सिचुएटेड है, जो कि किस पे, चेनाब रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद में देखिए विच इज अ ग्रुप फोक डांस ऑफ द सिक्किम परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ द माउंट कंचनजंगा, द गार्जियन डिटी ऑफ द सिक्किमीज पीपल। कि सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य कौन सा है जो सिक्किम के लोगों का संरक्षक देवता माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है, तो ये छू फाट। तो देखिए छू फाट इज अ ग्रुप फोक डांस ऑफ सिक्किम का। छू फाट कहाँ का है, सिक्किम का है। किस में ऑनर में परफॉर्म किया जाता है, माउंट कंचनजंगा के उसमें, जो कि क्या है, गार्जियन डेटी है सिक्किम के लोगों का। ठीक है, उसके बाद में देखिए वो वॉज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन पुडुचेरी। पुडुचेरी में डीजीपी, सबसे पहले महिला डीजीपी कौन थी, तो ये थी सुंदरी नंदा। पुडुचेरी विल हैव इट्स फर्स्ट वुमेन डीजीपी सुंदरी नंदा। ठीक है, उसके बाद में देखिए एशियन गेम्स, हु ऑल्सो नेम्ड एज एशियाड, इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी ईयर्स अमंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। एशियाई खेल, जिसे एशियाड भी कहा जाता है, एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो कितने वर्ष बाद में होता है ये, ठीक है, तो ये हमें बताना ही 4 साल बाद में होता है, एशियन गेम्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए द एशियाड भी बोला जाता है, इज अ कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं इसमें, हर 4 साल बाद में होता है एथलीट्स के बीच में, कंप्लीट एशिया के बीच में। द गेम्स वर रेगुलेटेड बाय द एशियन गेम्स फेडरेशन। एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं फ्रॉम द फर्स्ट गेम्स इन द न्यू दिल्ली, फर्स्टली कब, न्यू दिल्ली में, अंटिल 1978। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऑटोबायोग्राफी किसकी है, कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, ये तो युवराज सिंह की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ युवराज सिंह इन विच ही डिस्क्राइब्स द अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिज करियर। अपने करियर की जो अप डाउन है वो इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। द स्टोरी ऑफ हिज टफेस्ट डेज एंड हाउ ही मैनेज टू कम आउट ऑफ इट, कि सबसे टफेस्ट डेज की कहानी इसमें इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद में देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन एक पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो ये निराज सिंह चौधरी हैं। सिंपली आपको फैक्चुअल है, ध्यान रखना है, पैसेज टू इंग्लैंड बुक लिखी है निराज सिंह चौधरी ने। उसके बाद में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। निम्नलिखित में से किस प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा ये किसमें, सोयाबीन में। बोलते हैं ना सोयाबीन लो, जो एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा करते हैं तो वो सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है, तो रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, दे कंटेन 36 ग्राम, 36 ग्राम होता है पर 100 ग्राम के अंदर में। एप्पल जो है वो एक्सट्रीमली रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, फ्लेवोनोइड्स में, और फाइबर उसमें काफी अच्छा होता है। फाइबर किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद में देखिए विच वाइटामिन्स आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी। वे कौन से विटामिन है जिन्हें यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो वे खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि वे शरीर में जमा होते हैं। तो ये ए और डी होगा। ए और डी किस हिसाब से, क्या क्यों, क्या लॉजिक है वो हमें समझना है। देखिए विटामिन ए, डी, ई के ये कौन से हैं, ये है फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन है। दीज विटामिन आर डिजोल्व इन फैट, ये फैट में डिजोल्व हो जाता है और स्टोर हो जाता है। ठीक है, कौन सा, ए, डी, ई के। जब ये स्टोर हो जाएगा और अगर हम इसको कंज्यूम करते रहते हैं, ज्यादा अमाउंट में अगर हम इसे ले लेते हैं तो क्या होगा कि ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, तो वो हाइपर वाइटामिनोसिस की सिचुएशन हो जाएगी, कैन लेड टू द इंक्रीज लेवल। वो हमारे लिए अनहेल्दी और क्या होगा, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज वो करेंगे। अगर वो वाटर सोल्यूबल कोई है विटामिन तो वो क्या होता है, वो वाटर सोल्यूबल, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है। ठीक है,
तो ये इसमें रहेगा। उसके बाद में देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ ए स्टैंडर्ड सोर्स। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के संदर्भ में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है। कि कहीं हमें नहीं पता कहाँ से, अज्ञात स्रोत है, अननोन सोर्स है, और वहां से इंटेंसिटी, हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करना है, तो वो हमें बताना है। तो ये हो जाएगा फोटोमीटर। द फोटोमीटर इट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। कैलिपर्स किस काम के लिए आता है? इट इज यूज टू मेजर द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को यूज करने के लिए, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में देखिए, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स द इमोशनल रिएक्शन। हमारी बॉडी में इमोशनल रिएक्शन, मस्तिष्क का वह भाग जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस। देखिए, द हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हंगर, थर्स्ट, रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ प्लेजर, एंगर, एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव इनमें से कौन है? क्या कॉपर है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है? तो ये रहेगा हमारा कैल्शियम। तो द एलिमेंट्स पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम आर द वेरी रिएक्टिव। और रिएक्टिविटी सीरीज हम आगे देखते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड। तो स्टार्टिंग के आपको ध्यान रखना है, पीएससी पस्कमा से आप ध्यान रख सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पस्कमा से आप ध्यान रखो, पीएससी। ठीक है। और उसके बाद में हमारा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, शुरू के और लास्ट के 4 तो आपको ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद में देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पोष मेला डिस्प्लेज लोकल आर्टिसंस डिस्प्लेइंग फोक डांस, म्यूजिक, फूड और कल्चर। तो पोषा मेला कौन से राज्य की कला को दिखाता है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। आज का हमारा सेशन होता है यहीं पर खत्म। अगर आपको चाहिए पीपीटी, पीडीएफ और सारी लेटेस्ट क्विज वगैरह, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। आपको सेशन पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें वीडियो। थैंक यू।